जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा थंबनेल में, हमारे यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। ये आपके आने वाले यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास में बताए गए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक सेट के तौर पर प्रस्तुत किया है आप सभी के सामने। प्रैक्टिस सेट को पूरा देख करके आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेकर के आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। दूसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। और चौथा ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। देखिए, कुल मिलाकर के 4 जनपद दिए गए हैं और चारों जनपद का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी आप इनको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। बात करते हैं बाराबंकी की, तो बाराबंकी का क्षेत्रफल है 4402 वर्ग किलोमीटर का। बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, तो 1282 वर्ग किलोमीटर का है क्षेत्रफल इसका। बात करते हैं मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर का क्षेत्रफल है आपका 4405 वर्ग किलोमीटर का। और सोनभद्र की बात करें तो यहाँ का है 6905 वर्ग किलोमीटर। तो आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना है और सबसे बड़े पर जाना है। तो सबसे छोटा है 1282 गौतम बुद्ध नगर। तो पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर किस में दिख रहा है? तो वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है केवल, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो गौतम बुद्ध नगर आएगा, इसके बाद बाराबंकी आएगा, उसके बाद मिर्जापुर आएगा, इसके बाद सोनभद्र आएगा। बात कर लेते हैं सबसे बड़े जिले की उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर का। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हापुड़ हो जाएगा 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछा जाए जनसंख्या के मामले में, तो वो प्रयागराज हो जाएगा, लगभग 59 लाख वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है। अगर आपसे छोटा जिला पूछा जाए जनसंख्या के मामले में, तो वो हो जाएगा महोबा, जिसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो 67.7% की है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य या फिर जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो 780 हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है। बात करते हैं वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य। बात करते हैं घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये कर्नाटक में स्थित है और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर किस फसल में है? तो वो है गेहूं में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं के अलावा भी आप लोग याद रखिएगा आलू, गन्ना, दुग्ध, आम, खरबूज, तरबूज आदि में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। बात करते हैं चना में, तो चना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। बात करते हैं ज्वार में, तो ज्वार में आपका महाराष्ट्र है और मक्का की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2016 में, 2017 में, 2018 में, इनमें से कोई नहीं। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी 2017 में। वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। इसका उद्देश्य जो था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का था। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में किस शहर को काली नगरी के नाम से जाना जाता है? सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी, भदोई। तो काली नगरी आपके एग्जाम में अभी अभी पूछा गया था, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, और पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। तो ये भदोई को कहा जाता है। भदोई को संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में भदोई ना लिख करके संत रविदास नगर अगर लिख के आ जाए तो आप लोग वही टिक करेंगे। काली नगरी, इसको इंग्लिश में कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी लिख करके आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी में भी कालीन का उत्पादन किया जाता है। भदोई की जो कालीन है वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में खेल का सामान और कैंची उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्ग वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर बी है बिजली इंजन, ऑप्शन नंबर थर्ड है डीजल व बिजली इंजन दोनों, और लास्ट ऑप्शन है डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है ये वाराणसी में बनाता है डीजल और बिजली इंजन दोनों को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वाराणसी के मडुआडीह स्थान पर स्थित है। इसे DLW भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ों को जान लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो वो रायबरेली के लालगंज में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पहला रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पर था, तो ये तमिलनाडु में पेराम्बूर। दूसरा अगर पूछा जाए तो ये पंजाब के कपूरथला में स्थित है, और तीसरा जो है भारत का वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, लालगंज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी और कांच का सामान। इधर सूची 2 में चिन्हट, गोरखपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी। जो टेराकोटा है ये गोरखपुर का फेमस, लकड़ी के खिलौने हैं वो वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन की, तो वो चिन्हट के हैं, और कांच का सामान जो है फिरोजाबाद में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले का दूसरा हो जाएगा, इसी में दिख रहा है पहले का दूसरा और किसी में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या फिर हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी या फिर जरी के कपड़े। तो याद रखिएगा, हथकरघा हैंडलूम में उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी में फेमस है। ठीक है, चिकन कारीगरी ये लखनऊ की एक प्रसिद्ध कढ़ाई और कसीदी शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों और साड़ियों पर किया जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं जरी के कपड़े, तो ये आपको बरेली में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर प्रयागराज में? तो ये स्थित है आगरा में। ठीक है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य ये उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में स्थित है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामलों में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलकी गुप्ता, शौकत उस्मानी या MK अंसारी? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे MK अंसारी, ऑप्शन नंबर डी। कानपुर षड्यंत्र में यही शामिल नहीं थे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कौन सा कूट सही होना चाहिए? दिया गया है उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, तो इसके अंतर्गत आते हैं बुद्ध, राम और नवाब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस शहर के संग्रहालय में इसको स्थापित किया गया है? या कुशीनगर में, सारनाथ में, कन्नौज में या लुम्बिनी में? ये प्रश्न कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में।
ठीक है, इसको सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। बात कर लेते हैं सारनाथ में जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ है, इसीलिए इसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहली हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित। सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या फिर जागरण। ये भी कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। इसके संस्थापक थे गोविंद रघुनाथ। बात करते हैं हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, अगर बात करें इसी बनारस अखबार की तो इसके संचालक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बात करते हैं उद्दंड मार्तंड की, तो इस प्रकाशन जो है वो 30 मई 1826 में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हिंदी पत्रकारिता के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी क्षेत्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, तो मिर्जापुर, भोजपुर, मथुरा या वाराणसी। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसको हम NCZCC कहते हैं, इसका आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाराणसी के लिए एक बात याद रखना, घाटों का शहर भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको छांट के निकालना है। पहला है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, बिल्कुल ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में है, ठीक है। सूफी संत हाज बारिश अली शाह की मजार शरीफ में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। 88,000 शिष्यों की तप स्थली क्या संकिसा में स्थित है, तो ये नहीं, संकिसा में नहीं है, ये आपके नैमिषारण्य में स्थित है जो कि आपका पड़ता है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश के द्वारा रखी गई। किस उस्ताद के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई? बड़े गुलाम अली खां के द्वारा, बादशाह खान के द्वारा, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा या अमजद अली खां के द्वारा। यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बादशाह खां के द्वारा। ठीक है, बादशाह खान के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है। भारत के शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं पूरे भारत में। ये शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे बात की थी अभी कथक की, तो वो उत्तर प्रदेश का है। ऐसे ही आप सेकंड नंबर पर भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। बात करते हैं उड़ीसी की, तो ये भी एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, एक है सत्रिया, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे इनमें से किसी भी एक स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? अयोध्या में, मुरादाबाद में, सीतापुर में या फिर बलिया में। ये पैट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीतापुर। ठीक है, ये गोमती नदी पर बसा शहर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने कि गोदान किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या किशनलाल शर्मा के द्वारा। तो गोदान आप सभी को पता होगा कि गोदान किसकी रचना है, ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम है वो आपसे पूछा जाता है कि धनपत राय श्रीवास्तव जी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं, क्योंकि साहित्यिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यूपी स्पेशल में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है साहित्य से, और 2 क्वेश्चन आपके लगभग हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो रचनाएं देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की। तो जैसे कि एक गोदान हो गई, इसके अलावा गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, करबला है, कायाकल्प, निर्मला, संग्राम, प्रेम की बेटी और मंगलसूत्र। ये जो मंगलसूत्र इनकी रचना है ये अधूरी रह गई थी, ये आपको ध्यान रखनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील या फिर मुंडा? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित ये है थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। उत्तराखंड के 2 शहरों में या फिर हम बोलें 2 जनपदों में निवास करती है। एक है नैनीताल और दूसरा है ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। 77.4% थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है कुल जनजातियों में से। ठीक है, इसके बाद बुक्सा जनजाति आती है। बात करते हैं भील की, तो ये आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में आपको मिलेगी। बात करते हैं मुंडा की, तो मुंडा जो है वो आपकी झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करने वाली जनजाति। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, और लास्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। तो सबसे प्राचीनतम अगर पूछा गया तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे प्राचीनतम भाषा है हमारी संस्कृत। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए को, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में की गई थी। बात करते हैं काशी विद्यापीठ, ये वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। बात करते हैं दीनदयाल की, तो ये 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में या फिर बाराबंकी में? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य जो है वो है नादाधीनम जगत। इसका अर्थ होता है कि यह संपूर्ण विश्व संगीत के अधीन है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ में मिलाकर के एक कॉलेज को शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है नगर का प्रथम नागरिक, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर पहले, दूसरे, तीसरे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान है, नगर निगम है,
विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकरण है। तो जल संस्थान है, नगर निगम भी हैं, विकास प्राधिकरण भी हैं लखनऊ में, और ऑप्शन नंबर डी भी है जिला नगरीय विकास अधिकरण। तो इसमें सभी हो जाएंगे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पहला दूसरा ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा ये भी गलत हो जाएगा। हमको चाहिए सभी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट निम्नलिखित किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1945 में? तो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट जो है वो 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर के इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपीडॉप्स प्रायोजित की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको चरण नहीं दिए गए हैं। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में इसको पूरा किया गया था। यहाँ पर कोई भी चरण की बात नहीं की गई है, तो इसलिए हमारे राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी और सी, केंद्र सरकार और बैंक, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा इसका प्रथम चरण स्टार्ट किया गया था 1998 ईस्वी में। ठीक है, और ये 2004 तक चला था, और द्वितीय चरण 2007 से स्टार्ट किया गया था। ये केंद्र सरकार की सहायता से चला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रावधान का सुधार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी ठीक है, और भू प्रबंधन का सुधार करना, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं? पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, ये बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों के बीच में अंतर जो है वो कम होता जा रहा है आय की दृष्टि से देखा जाए। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है, तो ये भी हमारा ठीक होगा। चौथा ऑप्शन है, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, तो ये वाला ही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो बलिया है, देवरिया है, गोरखपुर है या फिर रामपुर है? बात की जा रही है साक्षरता दर की, तो राइट आंसर हो जाएगा रामपुर की। ठीक है, रामपुर की साक्षरता दर सबसे कम रही महिला साक्षरता दर में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, तो 67.7% की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आज की इस क्लास के 30 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको। क्लास में बताए गए सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।